सबसे पहले जो हमारे भाई हमारी बहनें लगातार 13 दिन से जो संघर्ष कर रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए, आपके जोश को, आपके जज्बे को, सबको सबसे पहले हम सैल्यूट करते हैं साथ में। अभी कुछ साथी कह रहे थे मेरे से पहले, जब कोई वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई कुछ साथी घरों में बैठे हैं आज भी। तो साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आजादी के आंदोलन की लड़ाई चल रही थी, उस आजादी के आंदोलन की लड़ाई में भी मात्र कुछ परसेंट ही लोग थे जो सड़कों पे आके अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। तो ये जोश और जज्बा कुछ चंद लोगों में ही होता है, और वो जोश और जज्बा मैं आप लोगों की आंखों में देख रहा हूं तमाम साथियों। ये चंद लोग ही इतिहास बदला करते हैं, ये चंद लोग ही इतिहास में अपनी छाप छोड़ के जाया करते हैं। साथियों, जो जिंदा जमीर के लोग होते हैं, जिनका जमीर जिंदा होता है, वही इस चीज का साहस कर पाते हैं कि वो सड़कों पे आके अपने हक और अधिकारों के लिए बैठे। आपने वो एक कहानी सुनी होगी कि एक बार जंगल में आग लग गई, तो एक चिड़िया अपनी चोंच से तालाब से पानी लेके आती और जंगल की आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। वो बार बार जाती, तालाब में से अपनी चोंच में पानी भरती और जंगल की आग को बुझाने का प्रयास करती। तो वहां पे एक कौवा बैठा था, तो उस कौवे ने कहा कि हे पागल चिड़िया, हे मूर्ख चिड़िया, तेरी चोंच इतनी छोटी सी है और ये जंगल इतना बड़ा है, तो तेरी इस छोटी सी की चोंच के इस पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, तू क्यों परेशान हो रही है? तो चिड़िया ने बड़ी काम की बात कही, और चिड़िया ने कहा कि हे कौवे, मुझे पता है कि मेरी चोंच के पानी से इस जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब कल को इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो चिड़िया का नाम उनमें आएगा जो जंगल की आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, और कौवे का नाम उनमें आएगा जो बैठ के तमाशा देख रहे थे और जंगल पूरा उजड़ रहा था। तो आप जो लोग बैठे हैं, कल जब इतिहास लिखा जाएगा, इस प्रदेश का इतिहास लिखा जाएगा, इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, तो आप लोगों का नाम उनमें आएगा जो नौजवानों के रोजगार के लिए सड़क पर बैठ के संघर्ष कर रहे थे और पूरे 24 घंटे पूरे दिन के यहाँ निकाल रहे थे। और जो आज घरों में बैठे हैं, उनका नाम गद्दारों की श्रेणी में आएगा कि जब सरकारें, जब राजनीतिक पार्टियां देश को बर्बाद करने में लगी हुई थी, नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने में लगी हुई थी, तो वो लोग घरों में बैठ के तमाशा देख रहे थे। साथियों, कोई भी आंदोलन जब खड़ा होता है तो आंदोलन में एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। 5 जून 2020 को जब 3 कृषि कानून आए थे, तो 5 जून 2020 से ही लेके उस समय पूरा कोरोना का प्रकोप था। जब हम घर से बाहर जाते थे, गांव-गांव में जाके मीटिंग करके रात को वापस घर पे आते थे, तो घर वाले भी शक की नजर से देखा करते, भाई कदे कोरोना तो साथ में नहीं ले आया। लेकिन उसके बावजूद हमारे जैसे सैकड़ों नौजवानों ने आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जैसे नेताओं के नेतृत्व में 5 जून 2020 से लेके 25 नवंबर 2020 तक गांव-गांव में गए। हर किसान को, हर नौजवान को यह समझाया कि किस तरीके से ये 3 कृषि कानून खतरनाक है, किस तरीके से ये 3 कृषि कानून आपका नुकसान करेंगे। और उस संघर्ष का, उस 4-5 महीने की मेहनत का नतीजा था कि 26 नवंबर को जो हरियाणा सरकार ने तमाम बैरिकेड लगाए हुए थे, जो तमाम सड़कें खोदती थी, उन तमाम बैरिकेडों को तोड़ते हुए, उन तमाम गड्ढों को आटते हुए किसानों का काफिला दिल्ली के बॉर्डरों पे जाके पहुंच गया था। कोई चीज ताकत नहीं हुई थी उनको रोकने की। तो आप इस चीज को समझिए कि जो आपने ये संघर्ष शुरू किया है, आपका संघर्ष
सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, पूरे भारत के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। अगर आप लोग शांति और धैर्य के साथ संघर्ष करते रहेंगे तो आप यकीन मानिएगा कि आज का नौजवान बेरोजगारी से इतना परेशान है कि भारत में जगह जगह पे, सैकड़ों जगहों पे, हर शहर के चौराहे पे इस तरीके से नौजवान जमा होकर संघर्ष करने लग जाएंगे। और मैं आज यहां से इस राजस्थान की क्रांतिकारी माटी से देश के कोने कोने में जो नौजवान बैठे हैं उनसे यह हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि इन राजस्थान के नौजवानों ने पूरे देश के नौजवानों को एक राह दिखाई है। आज ये अपने रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज ये अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और पूरे देश में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी का यही हाल है। तो मैं पूरे देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि इकट्ठे हो जाओ, संगठित हो जाओ, अपने अपने प्रदेश की राजधानी में ठीक इसी तरीके से धरने लगा दो। देखना ये राज्य सरकार तो क्या, केंद्र सरकार भी झुक के आपके पास आना पड़ेगा और माफी मांग के आपकी मांगों को पूरा करेंगे। साथियों, अगर कोई साथी कहता है, अगर कोई साथी सोचता है कि भाई मेरे को क्या पड़ी है, आज इनकी नौकरी गई है तो ये खुद संघर्ष करे। अगर कोई साथी ऐसा सोचता है तो उन साथियों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आज हम घरों से सिर्फ इसलिए नहीं निकले कि भाई हमें क्या दिक्कत है, जिसको दिक्कत आ रखी है वो खुद संघर्ष करे, तो यकीन मानिएगा कल हमारा भी नंबर आएगा, कल हमारा भी ये सरकारें शोषण करेंगी। और यदि आज हम अपने भाइयों और बहनों के साथ खड़े नहीं होंगे तो कल जब हमारा शोषण होगा तो कोई हमारे साथ खड़ा होने वाला भी नहीं होगा। अगर हम संगठित होकर रहेंगे, अगर हम इकट्ठे होकर रहेंगे, अगर हम एकजुट होकर रहेंगे तो कोई सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यदि हम बिखरे रहेंगे, यदि हम एकजुट नहीं होंगे तो भाइयों बहनों जूते सबको लगने हैं। फिर तो अगर एकजुट नहीं हुए तो फर्क इतना है, किसी को 2 दिन बाद लग जाएंगे, किसी को 2 महीने बाद लग जाएंगे, किसी को 2 साल बाद लग जाएंगे, लेकिन जूते लगेंगे सबको अगर हम एकजुट नहीं हुए तो। और यदि हम एकजुट हो गए, यदि हम एकजुट हो गए तो जो ये राजनीतिक पार्टियां आज हमें जूते मारने का काम कर रही हैं, यदि हम एकजुट हो गए तो इनको आगे आगे भगा लेंगे, जिनको जूते मारने का काम हम कर देंगे। बात है हमारे एकजुट होने की। साथियों, बड़े दुख की बात है कि जब ये राजनीतिक पार्टियां विपक्ष में होती हैं तो ये खेती किसानी के हकों की भी बात करती हैं, ये पार्टियां विपक्ष में रहकर रोजगार की भी बात करती हैं। लेकिन जब ये राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आ जाती हैं तो इनका चेहरा भी बदल जाता है, इनकी चाल भी बदल जाती है और इनका चरित्र भी बदल जाता है। जब विपक्ष में होते हैं कुछ और कहते हैं, सत्ता में आने के बाद कुछ और कहते हैं। जब 378 दिन तक हमारा आंदोलन चल रहा था, तमाम किसान भाइयों के संघर्ष हुआ, मोर्चा चल रहा था, तो संयुक्त मोर्चा ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने एक नियम बनाया था कि भाई कोई राजनेता मंच पे नहीं आएगा, कोई राजनेता माइक पे नहीं बोलेगा किसी भी पार्टी का। तो उस समय विपक्षी पार्टियों के नेता बड़ा कोशिश करते थे, बार बार प्रयास करते थे हमें समर्थन देने का। जब हम टीवी डिबेट में जाते हैं, अभी 2-3 दिन पहले एक टीवी डिबेट में था, तो जो केंद्र में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बड़ा अच्छा रोजगार की बात कर रही थी, वो महंगाई पे प्रहार करने की बात कर रही थी, वो नौजवानों को नौकरी देने की बात कर रही थी, वो किसानों को स्वामीनाथन आयोग के अनुसार एमएसपी देने की बात कर रही थी। लेकिन आज यहाँ जयपुर की इस क्रांतिकारी माटी पे खड़े होके हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो दिल्ली में बैठ के रोजगार की बात करते हैं, तो इस राजस्थान में उसी पार्टी की सरकार है जो केंद्र के अंदर विपक्ष में बैठी है। अगर वो रोजगार के मुद्दे पे गंभीर है, अगर वो नौजवानों को, नवयुवतियों को रोजगार देना चाहते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से कुछ अलग है,
तो सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ आए और इन तमाम नौजवानों नवयुवतियों की मांगों को स्वीकार करते हुए कहे और वो इन नौजवानों नवयुवतियों की नौकरी को लेकर गंभीर नहीं है तो उनको फिर दिल्ली में बैठ के रोजगार की बात करने का कोई अधिकार नहीं है साथियों। फिर तो इसका मतलब यह हो गया कि ये सारे चोर हैं और चोर चोर मोसेरे भाई। साथियों, एक बड़े दुख की बात आज नौजवानों के बीच में है, बड़ा अच्छा लग रहा है नौजवानों की बातें सुनना, नौजवानों के साथ अपने विचार साझा करना एक हमें भी अलग प्रेरणा देने का काम करता है। मैं आप तमाम साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूं। साथियों, आप अपने सामाजिक जीवन में ये तो पक्का है आपका जोश देख के कि आपको दोबारा नौकरी पे लगाया जाएगा, ये जोश देख के तो पक्का है आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूं। साथियों, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां हमें जाति और धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रही हैं। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटा जाता है, कभी जाट नॉन जाट के नाम पे बांटा जाता है, कभी सवर्ण और दलित के नाम पे बांटा जाता है और हम जाति धर्म क्षेत्र में बंट जाते हैं। इसीलिए राजनीतिक लोग हमारा शोषण करते हैं। साथियों, ये राजनेता हिंदू के कान में ये फूंक मारते हैं कि मुसलमान तेरा दुश्मन है, मुसलमान के कान में फूंक मारते हैं कि सरदार तेरा दुश्मन है, सरदार के कान में फूंक मारते हैं कि ईसाई तेरा दुश्मन है, जाट के कान में फूंक मारेंगे कि ब्राह्मण तेरा दुश्मन है, ब्राह्मण को कहेंगे कि गुज्जर तेरा दुश्मन है, गुज्जर को कहेंगे ये राजनेता कि यादव तेरा दुश्मन है, यादव को कहेंगे कि दलित तेरा दुश्मन है।